नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्य को बेसहारा गौवंश से मुक्त कराना है। इसके लिए पानीपत और हिसार में 2 गौ अवसारणों की स्थापना की गई है, जहां रोड, पानी और चारे की व्यवस्था की गई है। गौशालाओं के विकास के लिए करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित कार्यक्रम में गौशाला को चारा अनुदान राशि के चेक भी वितरित किए। उन्होंने बताया कि राज्य में गौशाला को सोलर ऊर्जा, पशु चिकित्सा सुविधा और वित्त सहायता दी जा रही है। सरकार गौ संरक्षण और खेती और उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। साथियों, मैंने 26-27 में बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया था। मैंने पिछले बजट के अंदर बोला था, इनमें हमने साथियों मुसनौता, नांगल जाट और शिव गौशाला, मतलौडा, मोरखेड़ी, बडौली, बहलौली और दहमन और गोभ्यारण्य नैन, वहां पर हमने ये राजकीय पशु औषधालय खोलने का काम ये किया है। और इसके अलावा साथियों, हमने कारियादू, डोंडवा और मोहम्मदपुर अहीर और ममरिया, आसनपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था मैंने बजट के अंदर की थी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 हरियाणा में 215 गौशालाएं पंजीकृत थी 2014 तक, और उनमें केवल 1,75,000 गौवंश का ही संरक्षण होता था। लेकिन साथियों, इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 697 गौशालाएं पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 4 लाख से अधिक बेसहारा गौ माता का पालन पोषण इन गौशालाओं के अंदर होता है। साथियों, पंजीकृत गौशालाओं में हमने 350 ऐसी गौशालाएं हैं जिनके अंदर हमने सोलर प्लांट लगाए गए हैं। 26-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में ये परिवर्तित करने का भी हमने निर्णय लिया है। हम गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, पहले जमीन की रजिस्ट्री अगर गौशाला के लिए हम लेते थे तो उसके ऊपर 1% की स्टैंप ड्यूटी लगती थी। हमने आकर के उसको 0 किया है। अब गौशाला के लिए कोई भूमि रजिस्टर्ड कराता है तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। साथियों, गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य के जांच के लिए भी हमने पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की है। साथियों, हमने 3000 से ज्यादा गौशालाओं में, जहां गौ माता रहती है, 3000 से ज्यादा जिस गौशाला में रहती है, उसमें हमने सप्ताह में 1 दिन एक पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का हमने काम किया है। और इसके अलावा जिन गौशालाओं में 3000 से कम वाली गौशालाएं हैं, उनमें सप्ताह में एक VLDA डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, इसके लिए हमने 2 गौ अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है। एक गांव नैन में और जो जिला पानीपत में है, दूसरा गांव डुंडर में जो हिसार जिला में है, वहां बनाए गए हैं। साथियों, हमने इनमें शेड की व्यवस्था की बात हो या पानी की व्यवस्था की बात हो, चारे की व्यवस्था की बात हो, ये सारी व्यवस्थाएं उनमें की गई हैं। साथियों, इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने वित्त वर्ष 2025-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला शेड अनुदान देने का
काम भी किया है साथियों, उसका प्रावधान किया है। और इनमें से 21 गौशालाओं में शेड बनाने हेतु अनुदान भी दिया जा चुका है। साथियों, गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी हम कारगर कदम उठा रहे हैं। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसको लागू किया है। साथियों, आज का जो कार्यक्रम यहाँ गौशाला के लिए चारा अनुदान की राशि वितरण के लिए इस समारोह में आकर के मुझे बहुत ही खुशी का गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, यह हमारी संस्कृति, हमारी सेवा भावना ये जुड़ा हुआ है। मैं आप सबका, आप सभी अलग अलग गौशालाओं के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, आप सबका मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे गौ माता की सेवा का ये अवसर मिल रहा है। साथियों, आज यहाँ पर लाडवा और थानेसर क्षेत्र की विधानसभा की विभिन्न 11 गौशालाओं के लिए आज मुझे यहाँ पर 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि ये आज वितरित करने का मौका मिल रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज की ये राशि मिलाकर के 25-26 में पूरे प्रदेश में 619 गौशालाएं ये रजिस्टर्ड है और इन गौशालाओं में अब तक हमने 228 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि गौ माता के चारे के लिए अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नारी के सशक्त होने से ही विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया और कहा कि सरकार महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं ताकि बेटियों को पढ़ाई में आसानी हो। साथ ही महिलाओं के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग और हॉस्टल जैसी तमाम सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के आयोजन पर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है, ये सेमिनार जो आज रखा गया है कि अगर नारी सशक्त होगी तो समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। आज मुझे खुशी है, ये सेमिनार उस पवित्र भूमि पर रखा गया है जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। और ये वो पवित्र संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर महाभारत के समय वो दिया। महाभारत के समय दिया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा युद्ध हुआ। कई बड़े बड़े लोग
चले गए। वो युद्ध क्यों हुआ, इसके ऊपर भी हमें विचार जानते हैं, सोचते हैं कि जब नारी का अपमान हुआ, नारी का जब अपमान हुआ तो इसी भूमि पर वो महाभारत का युद्ध हुआ। और आज हम नारी शक्ति, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार करने के लिए हम यहां एकत्र हुए हैं। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। आज फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। यह वह समय है जब संसद के अधिकारों के लिए आवाज उठाना हम सब के लिए ये जरूरी है। जिस प्रकार से संसद में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है और जो उनके निर्णय हैं वो लाजवाब है। आप देख रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, पूरे देश के अंदर गुजरात की आवा हवा वो चमकी है, पूरे देश के अंदर चमकी है, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। उदाहरण देते थे कि गुजरात में ये हो रहा है, इसको यहां लागू किया जाए, गुजरात में वो हो रहा है, उसको यहां लागू किया जाए। आज अगर हम जब देखते हैं 11.5 साल एक प्रधान सेवक के रूप में भारत की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब दानेड़ के लिए विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 5 मई से 10 मई तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराकर वापस लाया जाएगा। लगभग 1000 से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और कम आयु वाले पात्र लोगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दे रही है, जिसमें भोजन, ठहरने और यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। श्रद्धालुओं ने इस योजना को ऐतिहासिक बताया और सरकार की सराहना की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में श्री गुरु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इसके तहत श्रद्धालुओं को सचखंड साहिब में आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का। मेरा नाम दर्शन खन्ना है जी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। पहली बार ये यात्रा मैं जा रहा हूँ जी नंदेड़ साहब श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों को। और वहाँ पे ये जो इतनी भारी जगह है जहाँ पे हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने अपना शरीर का त्याग किया था,
और ये जो यात्रा है हमारे ऑनरेबल सीएम हरियाणा चौधरी नायब सिंह सैनी जी, ये हमारे को यात्रा करा रहे हैं विदाउट एनी पे, कोई किराया नहीं। और खाने पीने का देखो, पानी भी ठंडा मिल रहा है खाने को, और खाना भी मिल रहा है, और साथ में फ्रूट भी मिल रहा है, और स्वीट भी मिल रहा है, और ट्रेन बिल्कुल फ्री है। कितनी सजावट की है ट्रेन की, देखने वाली है। और ये यात्रा पहली बार हमारे को हो रही है, बड़ा लोग सारे, और ये प्रयास के लिए हमारे सुभाष सुधा जी ने भी बड़ी मेहनत की है भी ये यात्रा होनी चाहिए। इसके लिए सुभाष सुधा जी की हम सब आभारी है, और नायब सिंह सैनी जी को तो सारा हरियाणा ही आभारी है जिन्होंने ये तीर्थ यात्रा कराई है ऐसे बड़े स्थान की। इससे पहले अयोध्या में भी ट्रेन वो गई थी जी, तो वो तो अपनी जगह ठीक थी जी यात्रा, ये अपनी जगह महान है जी, कमाल है जी, ये बहुत बड़ी जगह है। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बहुत बड़ा नाम है। और देखो दुनिया कितनी खुश होकर जा रही है, और विदाउट एनी पे, कुछ पैसा नहीं देना जी, सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने हवन यज्ञ में बता दें कि शामिल होकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है क्योंकि इससे सीधे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश में हर कुछ सेकंड में किसी न किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है, इसलिए युवाओं को नियमित रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और समाज मिलकर एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत में लोकतंत्र सबसे पहले और संविधान के अनुसार जवाबदेही तय होती है। विज ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि गलत नीतियों के कारण राज्य की आर्थिक हालत प्रभावित हुई है, लेकिन आने वाले समय बदलाव संभव है। वहीं राहुल गांधी पर टिप्पणी करते उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उनके इन बयानों से राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। आशाई नहीं है कि मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर लोकशाही है, संविधान में इसके प्रावधान दिए हुए हैं कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर दे मुख्यमंत्री तो उसको उठाकर बाहर भेजने के क्या क्या तरीके हैं, संविधान में इसका प्रावधान दिया हुआ है। राज्यपाल भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई तरीके हैं, उसमें इसका प्रावधान है। नहीं, वहाँ पर जो अपीजमेंट नीति के तहत जो बहुसंख्यक समाज है इस देश का, उसको वहाँ पर दबाया जा रहा था। आज उन्होंने खुली सांस ली है, उन्होंने भी खुली सांस ली है और मंदिर ने भी आज खुल गया। 22 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब भी उससे अलग नहीं रह सकता। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पंजाब की आज जो दुर्दशा है, जो पंजाब सारे देश में एक नंबर पर माना जाता था और इन सरकारों ने समय समय पर पंजाब को लूट कर कंगाल कर दिया। महेंद्रगढ़ में नगरपालिका प्रधान रमेश सैनी ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों से शहर में विकास कार्यों में अनियमितताएं हो रही हैं। कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रधान ने बताया कि उन्होंने एसडीएम और अन्य अधिकारियों को भी मामले से अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे धरना देंगे और कार्यालय पर ताला लगाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बता दें कि एमआई के तबादले की भी मांग की है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय के लिए आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहर के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य पिछले 3-4 महीने से चल रही हैं। उन विकास कार्यों को की अनियमितताओं को लेकर समय समय पर आप मीडिया के बंधुओं द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से और मेरे स्वयं द्वारा और अनेक पार्षदों द्वारा भी समय समय पर आवाज उठाई गई है। समय पर हमने अपने इस आवाज को उठाने के लिए अनेक पत्र उच्च अधिकारियों को भेजे हैं। आदरणीय डीसी साहब को हमने
हमने पत्र भेजे हैं, डीएमसी साहब को भेजे हैं, विधायक जी को भेजे हैं, हमने क्या ये एसडीएम साहब को भेजे हैं। हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हजारों कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सफाई व्यवस्था, सीवर रखरखाव और दफ्तरों का काम ठप हो गया है। खासकर भिवानी में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी और भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संघ के नेताओं का कहना है कि उनकी 17 मांगे लंबे समय से लंबित हैं, जिनमें पक्की भर्ती, ठेका प्रथा खत्म करना, जोखिम भत्ता और पेंशन बहाली शामिल है। उनका कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ वेतन नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा के लिए चेतावनी दी गई है और मांगे पूरी न होने पर हड़ताल हो सकती है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो 17 सूत्रीय मांग पत्र है वो हमने निकाय विभाग के मंत्री से दिया था और आज 1 मई से निरंतर पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हड़ताल का 6वां दिन है। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण दिया है बातचीत का। सरकार चाह रही है कि ये जो हमारी 12 सूत्रीय मांग थी, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए। आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है, 8वां दिन है ना, 7वां दिन आज। तो वो क्या नाम ले, माननीय नायब सिंह सैनी को ये भी मांग को लेटर कोई जारी नहीं कर रहे हैं। तब तक हमारी हड़ताल नहीं खुलेगी जब तक ज्वाइंट लेटर हमारे हाथ में नहीं आएगा, और अगर नहीं मानता हमारी अनशर्त हड़ताल वापस। ये सर हरियाणा के पानीपत में चौटाला रोड के पास बता दें कि प्लॉट की सिविल लाइन ब्लॉक हो गई है, जिसे देखने के लिए 2 युवक हॉल में उतरे। अंदर जहरीली गैस होने के कारण उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोनों युवक बता दें कि जेजेपी नेता देवेंद्र कल्याण की कचहरी में काम करते थे। वहीं परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे उनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में लगी हुई है। 10 बजे, पौने 10 के आसपास फोन आया जसपाल का कि वे ऐसे ऐसे हमारे हैचरी के साथ से कोई बड़ी पाइपलाइन जो एटीपी प्लांट जो 29 सेक्टर से इंडस्ट्रियल का जो गंदा पानी है, वेस्ट पानी, वो जो है आगे नाले में जा रहा था शिवा गाडुल्ला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही कुछ लोग जो है उसको साफ सफाई के लिए, उसकी मरम्मत के लिए लगे हुए थे। तो वो खुला हुआ था। तो जैसे ही वो गए, 2 लड़के, एक हमारा गांगोली का था, हमारा साथी है भाई अजय वो था, और एक और हमारा दूसरा जो लेबर था जो उसके पास में काम करता था। तो मैंने कॉल उठाया तो बोला कि आधा घंटा हो गया तेरा भाई मिल नहीं रहा, गटर में नाले में गिर गया। तो फिर मैं वहाँ से चला, मखाई तंताम ढूंढो, तो मेरे को वहाँ से लग गया 1.25 घंटे सारे लग गए। तब तक ना कोई 112 की डायल वाली गाड़ी थी, ना कोई फायर ब्रिगेड थी, ना कुछ और था। इन्होंने बहुत लापरवाही करी है। अगर ये टाइम से पहुंच जाते तो एक आधे की जान बच भी सकती थी। तो माधव 2 घंटे के करीब पहुंची है उनकी गाड़ी, क्योंकि लापरवाही तो इसकी है, प्रशासन की है। इन्होंने टाइम से आना चाहिए था। उम्र अजय की तो 26 साल थी और अंकित की 20-22 साल बता रही है। क्यों इसमें गैस तले की भी आ सके, ऊपर से भी आ सके, ना को किसी ने को मालूम धक्का दिया, ना कोई लड़ाई दंगा होया, कुछ नहीं होया। मतलब वैसे उसने पड़ गया, उसने देखने लग गया झुक के, वो नीचे चलेगा। फिर 2-4 भाई और आए बाहर देख के, भाई क्या तुम्हें कहाँ छप गई। फिर उन नजर पे पाए ही नहीं, ऊपर लगते पाए होंगे इनके। फिर उन्होंने देखा कि भाई यार तो दूसरा बड़ा वो भी मरेगा, तीसरा बड़ा वो भी मरेगा। हाँ, फिर उन्होंने लाए बुलाया गए गैस सिलेंडर निकाल लिया है। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही हरियाणा की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।